नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में चुनावी दंगल की। दिल्ली वासियों पर एक बार फिर से सरकार चुनने की जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली का विकास करे और अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर दिल्ली की जनता के बारे में सोचे। दिल्ली में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। 2013 के नतीजों से जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर इस बार जनता को एक स्थिर सरकार की दरकार है। एक रिपोर्ट देखते हैं और दिल्ली के इस राजनीतिक हालात पर। चुनाव की दहलीज पर दिल्ली। कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। पार्टियों में हुई हलचल तेज। बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? दिल्ली एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और ऐसी खड़ी है कि एक बार फिर वोटर विकास की उम्मीद लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किस पार्टी को वोट दिया जाए जिससे दोबारा धोखा ना मिले। क्योंकि एक बार दिल्ली वाले भरोसा करके देख चुके हैं, मगर उन्हें उस भरोसे के बदले क्या मिला? कुछ नहीं सिवाय धोखे के। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली फतेह करने को तैयार है, क्योंकि कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। भले ही मैदान में 3 पार्टियां हैं, मगर मेन मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही माना जा रहा है। बीजेपी का इसलिए क्योंकि मोदी लहर लगातार कायम है और एक बार फिर से बीजेपी और राज्यों की तरह मोदी के सहारे दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी अभिनंदन रैली भी होने जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इस रैली से बीजेपी अपने चुनाव का शंखनाद कर देगी। दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव दिसंबर 2013 में हुआ और नतीजे आए। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई, मात्र 49 दिनों के लिए। बाद में आम चुनाव के लालच में अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा निलंबित हो गई, जिसे 4 नवंबर 2014 को भंग कर दिया गया था। फिर क्या, लग गया दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, रुक गए विकास के सारे काम। तो इन सब घटनाक्रम से गुजरने के बाद दिल्ली ने एक बार फिर से अपने आप को तैयार किया है सरकार चुनने के लिए। अब सवाल ये है कि दिल्ली वाले क्या इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका देंगे किसी एक पार्टी को या नहीं, या फिर एक बार फिर से 2013 जैसी तस्वीर उभर कर आएगी सामने? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के दिल में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी के मध्य तक होने की संभावना है। 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहलेबाजी मारते हुए और कोई रिस्क ना लेते हुए अपने सारे उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों को जगह दी है, जो कि सभी पुराने चेहरे हैं। और अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है। नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर लोगों से संपर्क साधा जा रहा है और किए जा रहे हैं बड़े बड़े वादे, जैसा कि हर बार किए जाते हैं। 15 साल तक शीला सरकार का राज रहा है। विकास के काम भी हुए और साथ ही जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ। तो अब तक तो ये सब मिलता आया है दिल्ली की जनता को। कांग्रेस पर लोगों को अब भरोसा नहीं, तो मुकाबला बीजेपी और आपके बीच में माना जा रहा है। देखना होगा कि इस बार वादे पूरे करने का मौका दिल्ली की जनता किसे देती है। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज।
तो दिल्ली में चुनाव की पूरी तैयारियां जुटी हुई हैं और बीजेपी इस बार दिल्ली में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। 7 विधानसभा सीटें दिल्ली में हैं और बीजेपी इतनी ही रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कराएंगे। और चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां बीजेपी ने इसकी की हुई हैं और बीजेपी ने मिशन 60 अब कहें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सीटें मिली थी 7 की 7 लोकसभा की सीटें, और उनमें अंदर जो विधानसभा सीटें आती हैं वहाँ 60 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। बहरहाल बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तैयारियों पर। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, अनीशा गांगुली ने बातचीत की। तो सुनते हैं सतीश उपाध्याय का इस रैली की तैयारियों को लेकर क्या कहना है और चुनाव में बीजेपी की संभावना को या चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कहना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सर, कल नरेंद्र मोदी जी की रैली है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कौन कौन लोग आने वाले हैं? बहुत शानदार तैयारियां हैं इस रैली की चल रही है। प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तीनों कल की रैली दिल्ली में चुनाव की आगाज मानी जाए बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से चुनाव पास है, चुनाव बदले होने वाला है, तो इससे हमारे चुनाव को भी एक नया संकल्प मिलेगा। चुनाव में एक नई ऊर्जा निश्चित रूप से आएगी कार्यकर्ताओं को। सर, दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उसकी क्या कुछ घोषणाएं कल हो सकती है? घोषणा के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लिए किए हैं। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज किया है, दिल्ली में पावर की सप्लाई को बहुत स्मूथन किया है, पानी की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, स्कूलों में और कॉलेजों में शुरू रहा है। तमाम तरह की चीज़ें ऑलरेडी केंद्र सरकार कर रही है और जो भी कुछ करना होगा तो वो लोग करेंगे। सर, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, इसके बाद क्या दिल्ली की बारी है और क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी की होगी? निश्चित रूप से पूरी तरह से हमारा विश्वास है कि इस बार मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी का है। सर, कहीं ना कहीं बहुमत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी बीजेपी, लेकिन क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में बहुमत तक पहुंच पाएगी? क्या कुछ टारगेट है इस बार? निश्चित रूप से बहुमत में पहुंचेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में हमने 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी ने जीती थी और उसमें लगभग 60 सीटों पर हम आगे थे विधानसभा की सीटों पर, तो वही हमारा लक्ष्य और हम सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। थैंक यू सर। दिल्ली में पूर्ण बहुमत हमारा लक्ष्य, कहना था सतीश उपाध्याय जी का। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनीशा गांगुली, चैनल। तो ये थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जिनका मानना है कि बीजेपी इस बार मिशन 60+ दिल्ली में जो लेके चल रही है उस पर वो कामयाब उतरेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 60 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, 70 में से 60 सीटों पर। बहरहाल दिल्ली के चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ चंद्रशेखर राय मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के मुकेश आनंद हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनोज, पहले मैं सीधा आपके पास आना चाहूँगा एक एक्सपर्ट कमेंट के लिए कि दिल्ली की अब कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकते हैं और चुनाव के ऐलान से ठीक पहले नरेंद्र मोदी की रैली से शुरुआत करना, क्या मैसेज है कि इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती बीजेपी? देखिए, दिल्ली का चुनाव कायदे से तो होना 5 साल बाद चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव दोबारा हो रहे हैं, साल भर के भीतर लगभग हो रहे हैं। और जो कल नरेंद्र मोदी इसकी सभा कर रहे हैं बीजेपी की, वो एक तरह से बीजेपी के चुनाव अभियान का श्री गणेश है। मैं ये समझता हूँ कि ये चुनाव केजरीवाल जी, भाजपा और कांग्रेस तीनों के लिए ही खासा महत्वपूर्ण है। देश में चुनाव हुए, लोकसभा बीजेपी जीती, कोई हारा कोई जीता, दिल्ली में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में कौन जीता, झारखंड में कौन जीता, वो एक विषय अलग है, लेकिन दिल्ली का चुनाव ये तीनों पार्टियों के लिए सबसे अहम है। मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, और कांग्रेस अगर फिर से हारती है बुरी तरह तो कांग्रेस को और उसके नेतृत्व को, अपने नेतृत्व को लेकर पुनः चिंतन मंथन करना पड़ेगा और तेज होगा कांग्रेस में। तो दिल्ली का चुनाव तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है ये। चलिए दुष्यंत जी, प्रतिष्ठा का सवाल है और जैसा कि मनोज वर्मा ने भी कहा कि साहब अगर कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ लगता नहीं, जैसा कि लग भी रहा है कि साहब कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ लगेगा नहीं, तो पार्टी में तो पहले से हताशा है, निराशा है हार की, और एक हार की नहीं कई हार की निराशा है। तो दिल्ली के बाद आपकी निराशा बढ़ने वाली है या हौसले बुलंद होने वाले हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि जो चुनाव होते हैं वो देश के लिए, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव जो है वो देश के लोगों के लिए एक पर्व का मौका है।
और इस टाइम ये लोग, इस समय ये लोग जो प्रदेश के लोग हैं या देश के लोग हैं, वो ये सोच के अपने नुमाइंदे चुनते हैं कि वो हमें अच्छी सरकार देंगे, अच्छे काम देंगे और हमारे विकास के जो मार्ग हैं उनको प्रशस्त करेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ कि जो एक नई पार्टी का जन्म हुआ और उस पार्टी ने कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए कि भाई शायद उनके पास कोई अलादीन का चिराग था और उसने हमारा जो 15 साल का विकास का जो हमारा जो रास्ता था, जो हमने विकास किए थे प्रदेश में, और इवन हमने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया था, तो उस चीज़ को भी लोगों ने नकार दिया और उन्होंने उनको बीजेपी को भी वोट मिला और आम आदमी पार्टी को भी वोट मिला। लेकिन अब 1 साल हो गया, दिल्ली का जो सारा विकास था वो ठप हो गया और किसी का कोई काम भी नहीं हो रहा है। जनता वोटर आईडी कार्ड के लिए भी परेशान है, राशन कार्ड के लिए भी परेशान है और जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी बंद हैं। दूसरे कमीशंस जितने भी हैं उन सब से अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड जो आयोग हैं उनसे बच्चों को फ़ीस भी नहीं मिल रही है। तो प्रदेश की जनता, अभी एक नया इशू एक और खड़ा हुआ है कि दिल्ली में बहुत सारी एक समस्या खड़ी हो गई है, जो गैस के कनेक्शंस की समस्या है। उसमें जैसे कि फादर के नाम कनेक्शन में फादर एक्सपायर हो गए, तो उनके लिए जो एजेंसीज़ हैं वो ब्लैकमेल करने पे लगी हैं और वो कह रही हैं कि इनको आप छोड़ दीजिए और नए कनेक्शन ले लीजिए और उसमें साथ में अपनी एसेसरीज सेल कर रही हैं, जिससे कि वो एक कनेक्शन 10,000, 8,000, 12,000 का पड़ रहा है और रिश्वत मांग रहे हैं वो लोग। तो ऐसा प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस के बगैर हमारा विकास संभव नहीं है और प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस बार मौका फिर विकास को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं। चलिए, विकास को मिलेगा मौका और विकास का दावा कर रही है बीजेपी, और बीजेपी का नारा भी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो कई राज्यों में तो ये नारा काम कर गया। और चंद्रशेखर जी, अब आप बताइए कि क्या वाकई 60 सीटें मिलेंगी या विकास की तरफ के लिए कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है? अंसारी साहब, जैसा हमारे भाई दुष्यंत जी ने कहा कि पर्व का विषय है और ये सब चीज़ें, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बना रही है। उसके 2 कारण हैं। पहली बार, जो लोकसभा चुनाव आपने पिछला देखा है, उस चुनाव में आपकी खुद रिपोर्ट ये कहती है कि 7 लोकसभा चुनाव के अंदर जो हमारी बढ़त थी वो 60 सीटों पे थी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी 28 सीटें लेकर के नंबर 2 पे रही है, वो भी नंबर 2 पे रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ गलत फहमियाँ आई और इस गलत फहमी का असर ये हुआ कि उसको ये वोट मिले। जो 49 दिनों की सरकार में उन्होंने करके दिखाया, उससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली के नागरिक थे या वोटर हैं, वो इस चीज़ को समझ गए कि ये व्यक्ति भागने वाले लोग हैं, ये स्थायी सरकार नहीं दे सकते। दूसरी बात, कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। अगर आपने देखा हो तो हर चुनाव में उनको ये दिखाई दिया कि धीरे धीरे कांग्रेस घटती चली गई है। मैं एक ताज़ा बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले शीला दीक्षित, जो पूर्व मंत्री, जिन्होंने विकास के कार्यों का दावा ठोकते हैं ये लोग, जो घोटालों के एक चरम सीमा तक लेके गई हैं, उन्होंने एक दावा ठोका है कि साहब हमारी सरकार किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। जो आज चुनाव से पहले हरी हुई हो और डरी हुई हो, तो उसकी स्थिति क्या चुनाव में आने के बाद होगी, ये आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से विकास कार्य की हम लोग बात करते आए और हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 32 सीटों पे पिछली बार थे, इस बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के संग, 2/3 बहुमत के संग हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी हमने तमाम पोस्टर देखे हैं दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं कि साहब वो सर्वे कौन सी एजेंसी कर रही है, आम आदमी पार्टी खुद कर रही है, योगेंद्र यादव सर्वे कर रहे हैं, ये तो कुछ पता नहीं, सोर्स तो नहीं लिखा है। बहरहाल हर ऑटो पर लिखा हुआ है कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मुकेश जी, अगर तीनों ही पार्टी की सरकार बनेगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए, इस तरह का जो संवाद है वो बहुत पुराना है। हर पार्टी दावा करती है कि उसकी सरकार बनेगी और ये बहुत फेमिलियर है, हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्सुक कौन है। आपको तो एक्शन करने का बड़ा भरपूर मौका मिला था, आप तो 49 दिन में, मैं बता रहा हूँ आपको, 49 दिनों में जो हमने काम किया है हम उसी के बल पे जा रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसी बात पे चर्चा करती रहती हैं कि 49 दिन में चले गए, त्याग पत्र दे दिया इन्होंने। हमने काफ़ी सर्वे किए, अब ये मुद्दा नहीं रहा। लोग जानते हैं कि 49 दिनों में जो रिश्वतखोरी बंद हुई थी, एक नई आशा और उम्मीद जगी थी, एक नई तरह की राजनीति की जो पहल हुई थी। कुछ गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी चर्चाएं उस पर की जा चुकी हैं। हम भविष्य की ओर देखना चाहते हैं। जो एक्शन है, जो जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव में जाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक दिख रही है और बीजेपी ने सारे टोटके अपनाए चुनाव को टालने के लिए। अभी तक इनकी घोषणा नहीं हुई, कितने दिनों तक इन्होंने इन चीज़ों को टाला।
इससे ये पता चलता है कि उनका अंदर में जो कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बना लेंगे, कहेंगे, कहना इनका काम है और कहना भी चाहिए एज ए राजनीतिक पार्टी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और ये हम सभी को मालूम है। इसका एक कारण और है कि जो ध्रुवीकरण हुआ है भारतीय राजनीति में, उसमें बीजेपी की जो एक छवि बनी थी विकास पुरुष की, मोदी की, उसकी कलई खुल गई है। मेहनत बहुत कर रहे हैं सारे मंत्री, पर ज़्यादातर मेहनत इसमें हो रहा है कि अपने एमपीज़ को चुप कराया जाए, साध्वी निरंजन ज्योति को चुप कराया जाए, साक्षी महाराज को चुप कराया जाए। तो कामों से ध्यान हट रहा है और ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। तो जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, जो उस तरह की सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा देते हुए दिखना नहीं चाहते, उनका भी ध्रुवीकरण अंदर ही अंदर हो रहा है। और ये ध्रुवीकरण अगर होता है, जैसा शीला दीक्षित जी के बयान में भी आया है, अगर ये ध्रुवीकरण पूर्ण रूप से होता है जैसा उत्तर प्रदेश में दिखा था, तो पूरी तरह से बीजेपी यहाँ चारों खाने चित हो जाएगी। जिसका इन्हें डर था, है, आगे भी रहेगा। और जो इनके नेताओं में दिखता है, तो ये अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इसमें। पैसे की इनके पास कमी नहीं है, सब तरफ इनकी सरकारें बनी हुई है। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। जैसे इन्होंने कहा हमारे मित्र कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो ये लोकतंत्र का बहुत ज़बरदस्त उत्सव दिल्ली में होने जा रहा है। पटाखे छूटेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। और मुकाबला बहुत कड़ा है। और वर्मा जी ने कहा सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो देखिए लोकतंत्र कहाँ तक उत्तीर्ण होता है इसमें। चलिए, बहुत सही बात। चंद्रशेखर जी, ये दिल्ली में पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। देखिए, अगर आप पुराने रुझान की देखें, जहाँ पर सरकारें थी हमारी, चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे वो छत्तीसगढ़ था, वहाँ पर हमारी सरकारें थी। मुख्यमंत्री पहले से मौजूद था, हमने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। मध्य प्रदेश में 2003 में जब आपकी सरकार नहीं थी, तब उमा भारती को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था। और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था कि सरकार बनेगी तो ये मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र से दोनों को भेजा गया था। मैं आपसे फिर बात को कह रहा हूँ। नहीं, मैं दिल्ली में हर चुनाव में 93 से लेकर के अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा है। ये पहला मौका है जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। पिछले चुनाव में डॉक्टर दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। इससे पहले आप अभी जम्मू की बात करिए, उससे पहले महाराष्ट्र की बात करिए। जम्मू मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पार्टी ने पॉलिसी बनाई। क्या अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग के सामने बीजेपी को दूसरा चेहरा नहीं उतारता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मुकाबले को प्रधानमंत्री बनाओ केजरीवाल क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप न तो प्रधानमंत्री के संग मुकाबला है। आपका जो ऑफिशियल कैंपेन है बीजेपी का, उसमें तो अमित शाह का फोटो भी नहीं है, सिर्फ कमल का निशान छोटा सा और प्रधानमंत्री की तस्वीर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अंसारी साहब, पार्टी क्या पॉलिसी पे काम कर रही है और किस तरह से चुनाव जीता जाता है, उसके हिसाब से हम जो भी पॉलिसी हम बनाते हुए लेके आए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव का मामला हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव का मामला हो, वो हमने अपनी पॉलिसी रखी है और उसमें हम जीतते आए हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का और केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं। आप उसको मुकाबले के रूप में कहते रहे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के शीर्ष नेता हैं हमारे, उनकी नीतियों पर भारत चल रहा है और हम सफल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनका नाम लेंगे। भाई, वो ऐसा सेनापति है, न केवल राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने भारत को मजबूती से सामने लाया। मुकेश, ऐसी क्या दिक्कत वाली बात? हम क्यों केजरीवाल के संग उनका मुकाबला करेंगे? पहले तो दिल्ली में जब ये तय हुआ कि चुनाव होंगे, तो आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे कहा कि साहब, अब दिल्ली की जनता को तय करना कि मुख्यमंत्री जो है वो जगदीश मुखी बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे। और आपके पोस्टर में जगदीश मुखी की तस्वीर भी है। क्यों? बीजेपी ने तो किसी को बनाया नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? नहीं, देखिए, इनके पास कोई ऐसा क्रेडिबल चेहरा नहीं है जिसको ये प्रेजेंट कर सके। हमने जगदीश मुखी को इसलिए दिखाया था क्योंकि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बीजेपी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये पता चलता है कि इनके पास कंसेंसस नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषणा करते हैं तो बाकी लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कई दावेदार हैं और पार्टी में आपस में ही फूट है। तो ये बात तो बिल्कुल सामने आ रही है। अगर इनको लग रहा है कि मोदी का चेहरा आगे करें क्योंकि विनिंग कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उससे जीत जाएंगे, ये एक उम्मीद है। जैसा कि आपने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं, तो मुकाबला अब किससे है? बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो कोई लीड करता हुआ दिख नहीं रहा, कोई भी ऐसा क्रेडिटवर्दी चेहरा नहीं है। और अगर आगे करते हैं तो आपस में फूट होती है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी का। इसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। अगर आप देखेंगे जितनी भी सर्वे हुई हैं उसमें बाकी जो नतीजे हैं उनमें बिखराव है, पर अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट
के बारे में अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री में सबसे आगे हैं तो वोट किसको पड़ेंगे? ऑब्वियस है कि उनके जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं उनको ही पड़ेंगे। तो ये एक बहुत प्लस एडवांटेज है। और जो रणनीतिक रूप से इनकी जो ये कमज़ोरी है कि ये किसी भी चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, चाहे इनकी मजबूरी हो या जो भी हो इनकी पॉलिसी हो, ये तो इनका आंतरिक मामला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतदाता के मन में ये बात ज़रूर है कि इनका कोई मुख्यमंत्री का ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जैसे प्रभावशाली नेता का मुकाबला कर सके। चलिए मनोज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बीजेपी की, मैं एक बार ये बीच में मैं थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ मुकेश जी का। जैसा कि आनंद जी ने कहा, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर अगर आप नेताओं की संख्या देखें तो 3 बार से लेकर के 5 बार तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले संख्या हमारे पास 15 से 20 लोगों की संख्या है। आज अगर आम आदमी पार्टी में पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा कौन, तो ढूंढने में कोई मिलेगा नहीं। मैं ये कहूं कि नहीं साहब, आनंद जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए आम आदमी पार्टी का, तो बड़ा हास्यास्पद बात रहेगी। भाई आपकी पार्टी है, आप तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन, या आप मैं तय करूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। शेखर जी, वो तो आपकी पार्टी में मोदी के बाद कौन? मैं नहीं, ऐसा नहीं तय करने के लिए कह रहा हूं। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिसकी बात आपने करी। मेरे पास हमारी भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको बताया ना कि तो 15 से 20 मुखी जी का फोटो हास्यास्पद है? नहीं, हास्यास्पद नहीं है। आप लोग थोड़ा तय करेंगे जगदीश मुखी रहेंगे या कौन रहेगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं ये कहूँ कि मुकेश आनंद जी रहेंगे आम आदमी पार्टी के। स्वीकार कर ली कि बहुत सारे नेता हैं। नहीं, बिल्कुल है हमारे पास सारे नेता हैं, तो नेता कौन होगा? नेता तो एक ही जो होता है। चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसके हिसाब से रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बनती है, जो आपने नारा दिया कि टूट गई विकास की डोर, आओ चले फिर कांग्रेस की ओर, अगर कांग्रेस की ओर जनता आ गई तो आपके यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए साहब, ऐसा इस बार जो हमारे यहाँ है वो ज़्यादा यूथ पे ज़्यादा जोर है। पिछले इलेक्शन से हम लोग यूथ को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। तो संदीप दीक्षित नहीं, उसमें देखिए नए लीडर्स हैं, नए प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हारून भाई हैं, दूसरे लोग हैं, तो सब यूथ के लोग हैं जो नए हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, जो 15-15 साल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कांग्रेस पे तो लीडर्स की कोई कमी नहीं है। खास तौर से जो इस बार जो फोकस है वो यूथ लीडर्स पे ज़्यादा है पार्टी का। कौन है? कितने यूथ, मतलब सारे यूथ बनेंगे? एक ही नाम सारे बन जाएंगे क्या? एक ही आप नहीं बता रहे, वो कैसे बता देंगे? वो भी राष्ट्रीय पार्टी, आप भी। मैंने तो आपको ये बता दिया, हमारे यहाँ यूथ का इस बार कंसेप्ट है। मैंने तो इस बात को रखा ही नहीं। पार्लियामेंट और यूथ में एक्सपीरियंस बड़ी है। नहीं, मनोज मामले को। चलिए मनोज, जो अभी चंद्रशेखर राय जी ने कहा कि हमारी पार्टी की रणनीति है, ठीक है, पार्टी की रणनीति होती है। मुकेश ने कहा कि भाई इनके पास आदमी नहीं जो अरविंद केजरीवाल से टक्कर ले सके। दिल्ली में एक बड़ा सवाल है, अगर आप दिल्ली के अंदर घूमते हो तो लोग पूछते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करवा के कांग्रेस को धराशायी कर दिया देश भर में, क्या उसी रणनीति पे दिल्ली में बीजेपी फंसी हुई नहीं दिखती है? नहीं, बिल्कुल ये कहना आपका सही है एकदम कि अगर दिल्ली में हम मुख्यमंत्री की बात करें तो बीजेपी के सामने ये समस्या है कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन। हालांकि पार्टी इस बात से बचती है कि उस नाम को आगे करके हम चुनाव लड़ें, चूंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, लिहाजा बीजेपी रणनीति के तहत मोदी के फेस को आगे करके दिल्ली में भी चुनाव लड़ जाएगी। केजरीवाल जी उनके उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 दशकों में जिस प्रकार से दिल्ली की राजनीति बदली है, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर की जनाधार वाले नेता दोनों ही दलों में किनारे लगा दिए गए या छोड़ गए या कोई और राजनीति उनके साथ हुई। उसके चलते आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उभरने का मौका मिला। हम कांग्रेस की बात करें, एक जमाना होता था कि एसकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, चारों तरफ नेता कांग्रेस के जनाधार वाले हुआ करते थे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी एक वो होते थे और कद्दावार सब ये नेता होते थे पार्टी में। धीरे धीरे इन दोनों ही दलों में नेतृत्व जो था वो या तो कमजोर होता चला गया या नया नेतृत्व उस ताकत के साथ नहीं उभरा। बीच में वहां शीला दीक्षित आई, यहाँ कोई और आया, लेकिन उस तरह से दोनों ही दल सर्वमान्य नेता कोई पार्टी नहीं बना पाए। उसी का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया और एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे दिल्ली की जनता ने पिछले चुनाव में वोट दी है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तीनों का शासन देख लिया। भाई 10 साल कांग्रेस पार्टी का देखा, 49 दिन आम आदमी पार्टी का, 15 साल बीजेपी। मैंने केंद्र से जोड़ा उसको। दिल्ली में 15 साल उनका शासन देखा, 49 दिन उनका शासन देखा और 6 महीने से इनका शासन देख रहे हैं। और 5 साल पहले 93 से लेकर
98 तक बीजेपी का शासन देख चुके हैं। तो दिल्ली की जनता ने तीनों ही दलों को देखा है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी की इस बात के लिए एक प्रशंसा करनी पड़ेगी कि दिल्ली की राजनीति जो दो दलों के बीच थी, भाजपा और कांग्रेस के बीच, उसे त्रिकोणीय बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस त्रिकोणीय बात की बात करता हूं तो मुझे 93 का चुनाव याद आता है। यूसुफ भाई, आप भी उस समय सक्रिय थे और दिल्ली की राजनीति करीब से देख रहे थे। जनता दल ने यहां पर अच्छे वोट हासिल किए थे, जैसे आज आम आदमी पार्टी की ताकत है। उस समय जनता दल ने 16-17% वोट हासिल किए थे और वहां पर बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ था। हालांकि कांग्रेस में आ गए, बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ था। और मुझे इस बार यही लग रहा है कि दिल्ली में बहुत नजदीकी मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा। इसलिए तीनों ही दल ये तो कह सकते हैं हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जनता किसकी सरकार बनाएगी ये तय जनता करेगी। ये तय जनता करेगी। बहरहाल चलिए मनोज जी, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं किसकी दिल्ली, यानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जिस तरह कमर कसी हुई है, सभी पार्टियां चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं, उसको चर्चा हम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात की हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष JP अग्रवाल से। आई सुनते हैं JP अग्रवाल का इस चुनाव को लेकर क्या कहना है। दिल्ली में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आखिरकार राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DPCC के पूर्व अध्यक्ष JP अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, चुनाव की घोषणा कल शाम या सोमवार तक हो सकती है, तो कांग्रेस कितनी तैयार है? खासकर चुनाव की बात की, क्या कांग्रेस ने वॉकआउट दे दिया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को? बीजेपी बहुत घबरा रही है। बार बार पिछले 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए थे जब से इनकी सरकार आई है। मालूम है दिल्ली में कोई असेंबली नहीं है, लेकिन नाप तोल कर रहे हैं और आंकड़े बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है तारीखें बदलने से फैसले नहीं बदला करते। नंबर 2, हमारा अपना एजेंडा है। हमने पिछले 60 साल में दिल्ली के स्वरूप को समय समय पर बदला है। पिछले 15 साल में जिस तरह से विकास के काम हुए, मेट्रो आई, बस फ्लीट आई, स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, सड़क, सीवर, अनऑथराइज कॉलोनी, उनमें काम हुए। मुझे लगता है हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा विकास का एजेंडा है और आगे भी वही रहने वाला है। लेकिन दिक्कत ये, अगर आपका विकास का एजेंडा था तो 15 साल बाद आपकी पार्टी को दिल्ली की जनता ने क्यों डस्टबिन में डाल दिया? चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई आग बंद करके तो नहीं जी सकता। अगर मान लो हम हार गए तो क्या मेट्रो बंद हो गई? क्या हम हार गए तो स्कूल और डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल बंद हो गए? क्या सड़कें यहाँ से कहीं और चली गई? जो चीज़ हमने की है वो सबके सामने है। चुनाव के नतीजे कई बार कई एक कारण से भी हो जाते हैं। ये कोई कारण गलत हो गया, उस कारण हम हार गए, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है और किसी से डरने वाले भी नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का उत्साह दिखाई दे रहा है, बीजेपी का उत्साह दिखाई दे रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रैली करने वाले हैं, तो उसके बनस्पत अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती, खासकर चाहे प्रचार की बात हो, चाहे उम्मीदवार की बात हो, चाहे उत्साह की बात। नरेंद्र मोदी को अल्लाह दीन का चिराग है कि जहाँ घिसोगे वहाँ लग जाएगा। उन्होंने गुजरात में क्या कर दिया? क्या सारी झुग्गी झोपड़ी खत्म हो गई वहाँ? क्या सारे स्कूल पक्के हो गए? क्या ज़मीन पे पटरी पर सामान बेचने वाला कोई नहीं है? क्या टूटी हुई सड़कें नहीं है? क्या सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? तो मुझे लगता है ये झूठ है और झूठ का पुलंदा है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के बारे में जिसका दिल धड़कता है तो वो एक कांग्रेसी है। दूसरा, हमारी पूरी तैयारी है। एक एक जगह हमारे कार्यकर्ता है, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, सब काम कर रहे हैं। हम किसी से कमज़ोर नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल सर, कल एक बयान आया है शीला दीक्षित का, वो उन्होंने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सहारा लेगी या आम आदमी पार्टी का सहारा बन सकती है। क्या ऐसा कुछ उम्मीद लग रही है? हमारे अध्यक्ष ने साफ कह दिया ये बिल्कुल बेमायने है और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और किसी और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू।
ये थे डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल, जिन्होंने साफ कहा कांग्रेस पार्टी को कम करके आंकना एक गलती होगी, एक भूल होगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने जीत के भी बढ़ चढ़कर दावे किए हैं। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल, जो ये मान के चल रहे हैं या दावा करें कि साहब उनकी सरकार बनेगी और उनके कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से पार्टी की तैयारी में लगे हुए। बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये दिल्ली के चुनाव का पूरा मुकाबला होता नज़र आ रहा है और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देती नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने बात की है। आइए सुनते हैं आशीष खेतान किस तरह से इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुई है आम आदमी पार्टी और किस तरह से उसको देख रहे हैं। दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां रैलियों के लिए तैयार हैं। बात करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, रैलियों पे कितना फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी पिछली तरह ही इस बार है डोर टू डोर कैंपेन करना। हमारा टारगेट ये है कि हर घर को कम से कम 4-5 बार विजिट करना अपने वॉलंटियर्स के साथ और उनको बताना कि आम आदमी पार्टी के पास एक दिल्ली को गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस देने का एक पूरा मॉडल तैयार है। एक तरफ जहां देश में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बीजेपी है और नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में रैली करेंगे, उसे देखते हुए क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है डोर टू डोर कैंपेन करने की, क्या वो सफल रहेगी? डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, सोशल मीडिया से कैंपेन करेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे। अरविंद केजरीवाल की तो सभाएं वैसे बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन बाकी हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो हर जगह नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम 100 लोगों, 200 लोगों, 500 लोगों, कभी कभी 10,000, 5,000 लोगों की सभाएं कर रहे हैं। रामलीला मैदान में लोगों को भर लेना, हरियाणा से लोगों को ले आना, पंजाब से लोगों को ले आना, उत्तर प्रदेश से लोगों को ले आना, एक बाहुबल का प्रदर्शन करना, इस तरह की राजनीति में आम आदमी पार्टी का कभी विश्वास नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी का विश्वास है साफ, स्वच्छ, ईमानदार राजनीति में। हमारी सभाओं में लोग आते हैं, लाए नहीं जाते हैं। तो हम वही राजनीति करेंगे, अपनी परंपरागत जो हमारी राजनीति है, साफ, स्वच्छ, ईमानदारी वाली राजनीति, सच की राजनीति, हम वही राजनीति करेंगे और उसी राजनीति के ज़रिए हम चुनाव जीतेंगे। पिछले 2 महीनों में जो लहर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आ गई है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर है। आप कहीं भी जाएं, हर जगह सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुद्दों की, आम आदमी पार्टी के एजेंडा की, आम आदमी पार्टी के दिल्ली डायलॉग की, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे अरविंद केजरीवाल की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। उनके पास न दिल्ली के लिए कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, न दिल्ली को देने के लिए कोई उनके पास स्पेसिफिक एक्शनेबल प्रोग्राम है। बीजेपी से महेश गिरे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ए और बी टीम है, इसी वजह से शीला दीक्षित जो है वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से सरकार बनाने की बात कर रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ कि उनको आम आदमी पार्टी सोते जागते उनके सपनों में उनके माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। आम आदमी पार्टी के अलावा बाहर निकल के देखें, एमपी हैं, मुझे लग रहा है कि अपने क्षेत्र में थोड़ा विकास का कार्य देखें। इस इलेक्शन में बीजेपी कहीं दूर तक भी आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप, स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगे, आने दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वी हैव अ जॉब एट हैंड। हमारे पास एक बड़ा कार्य करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है। वो लक्ष्य ये है कि दिल्ली को पहला भारत का भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है। तो साफ तौर पे ये थे आशीष खेतान, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रैलियों से, नरेंद्र मोदी की रैलियों से आम आदमी पार्टी को कोई फिक्र नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। ये थे आशीष खेतान, जिन्होंने कहा बीजेपी की रैली पर सवाल उठाए हैं, पूरी स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर जी, आपने सुना आशीष खेतान को? बजाने साहब, आप तो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से ले आते हैं लोग, हम और हमारी पार्टी में लोग आते हैं, लाए नहीं जाते। देखिए, जब आम आदमी पार्टी बनी तो इसका नाम दिया कि ये आंदोलन है, ये पार्टी नहीं है। जहाँ तक सीटों की संख्या है, अगर ये बोलते इनका नंबर 1 पे रहते, हम लोग तो जिस समय चुनाव हुआ उस समय भी हम नंबर 1 पे थे। लोगों के मन में जिस समय ये पार्टी का गठन हुआ, लोगों के मन में बहुत उत्साह था, एक जोश था, एक आंदोलन के रूप में ये लोग खड़े हुए। लेकिन जो आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ कि मुख्यमंत्री मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन से जा रहे हैं, सभी लोग मेट्रो से जा रहे हैं, लोगों की बड़ी अपेक्षा बढ़ गई, रामलीला मैदान भर गया। लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं, लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि साहब मुझे 5 रूम का मकान चाहिए,
आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लोगों के पैसा इकट्ठा करके चंदा खाने में, चाय में, पानी पे इकट्ठा करके और किस में यात्रा कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आप देखा, क्लब क्लास जो कि 3 गुना किराया होता है उसमें चल रहा है। उन्होंने बताया मैं वो चाल चरित्र की बात कर रहा हूं। आज ये जो बात कर रहे हैं कि धन बल की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली में होर्डिंग्स की संख्या देखिए आप, तो चारों तरफ आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये कहां से लग रहा है? तो कौन दे रहा है? मैं आपको बात वो बताना चाह रहा हूं कि जो चाल चरित्र की बात कर रहे हैं कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं लोगों के पीछे भाग नहीं रहा हूं। मैंने 2 बातें आपसे कही। आपने कहा इन्होंने जगह जगह होर्डिंग लगा रखा है साहब कि बिजली आधी करी थी, फिर करेंगे। आप उस पे जाइए आप। इन्होंने कहा कि बिजली 50% करेंगे, आगे 30% पे। किन लोगों को देंगे? उन 24,000 लोगों को दिया इन्होंने करके, जिन 24,000 लोगों के साथ इनका आंदोलन हुआ। बाकी दिल्ली क्या सबने वोट दिए थे? 70 विधानसभा के 70 विधानसभा में जम के वोट दिया, 28 सीटें। बात आप कैसे कह सकते साहब, जो जिन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया सिर्फ उनको फायदा? 24,000 कौन से लोग थे जिनका एफिडेविट भरा गया था? इसी चैनल पे हम लोग बैठकर डिस्कशन किया है, और वो 24,000 वो लोग थे जिन्होंने एफिडेविट दिया कि साहब हम बिजली का बिल नहीं दे रहे। उनके 24,000 में 30% दिया गया, बाकी पूरी दिल्ली को नहीं दिया गया। मैं वही तो आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि जिस समय आंदोलन हुआ, जिस समय उत्साह हुआ, जिस समय सब चीजें हुई, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे दुविधाएं थी, बहुत सारे आशंकाएं थी, उसको लेकर वोट दिया। आज 49 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री अपने ही दिल्ली के अंदर बैठ रहे हैं कि साहब मैं धरना करूंगा, और धरना क्या करूंगा कि साहब मैं ऐसे ऐसे करूंगा 26 के दिन। पूरे देश में अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, और फिर लास्ट में किस तरह से उठ के आते रहे। पहले कह रहे हैं कि साहब सस्पेंड कर दो, अरे साहब सस्पेंड नहीं करते तो ट्रांसफर कर दो, अरे साहब ट्रांसफर नहीं करते 2 दिन की छुट्टी भेज दो, कम से कम मेरा मान सम्मान बना रहे। ऐसे मुख्यमंत्री के संग काम करने की बात कर रहे हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक चुन करके आए थे, आपको क्या लगता है कि वो विधायक इस तरह के थे कि वो सरकार चला सकते थे? आप किसी की क्वालिफिकेशन उठा के देख लीजिए, किसी के कार्य का एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। वो एक उत्साह में दिल्ली ने चुनाव जिताया था। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने के अंदर जितना इन्होंने काम किया है उसको जनता देख रही है। अब न वो उत्साह है, न वो उमंग है कि जिसमें आम आदमी पार्टी को दिया जाए। न उत्साह है, न उमंग है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमारा तो कहने के लिए तो भाई आपने टीवी में उठा रखा, तो निश्चित रूप से बात करेंगे। चंद्रशेखर जी ने आप पे आरोप लगाए भाई कितना पैसा आपके पास आ गया है, कहां से आ रहा है पैसा, कि हर जगह आपके होर्डिंग लगे हुए। आप देखिए दिल्ली के अंदर खैतान साहब ने एक बात बोली कि बीजेपी जो है रिएक्ट कर रही है, जो डिस्कोर्स है वो आम आदमी के उठाए हुए मुद्दों पे हो रही है। तो चंद्रशेखर जी ने और बाकी लोगों ने उसी बात का, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप विकास के मुद्दा को लेके आए थे, आप उस पर बात करिए कि आपका क्या मॉडल है दिल्ली के लिए। कोई मॉडल नहीं है आपका। आशीष खेतान जी की बात का जवाब दिया है। हाँ, तो और कोई बात नहीं, अभी तक सिर्फ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक आशीष खेतान तो टीवी में थे। हाँ, अब तो मुकेश जी सामने बैठे हैं। हाँ, अब दिक्कत क्या है बीजेपी और कांग्रेस के साथ? ये सिर्फ जवाब ही दे रहे हैं कि आपने तो ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया। आप अपने प्लान्स बताइए। आप ये बताइए कि जब आप केंद्र में मोदी को लेके आ रहे हैं, उनकी छवि को दिल्ली में लेके, उन्होंने जो वादे किए उनमें कौन सा आपने पूरा कर दिया? आप अपनी, जैसे आप अपनी पार्टी में नेता चुनने के लिए जिम्मेवार हैं, आपको अधिकार है, वैसे ही आप ये भी कर्तव्य है लोकतंत्र में कि आप एक ब्लूप्रिंट दें कि जो आपने वादे किए थे, आपको क्या अधिकार है दूसरे के बारे में पूछने का। दूसरी बात, जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, पाई की फंडिंग इसकी वेबसाइट पे है, कहाँ से आ रही है और कहाँ खर्च हो रहा है। मांग के ला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप दीजिए हमें। हमारा कोई राधा टिम्बोले का पैसा नहीं है जो कि काले धन में, आपने वो सूची जारी की है, आपने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक कि हाँ इनका पैसा आया हम इनको वापस कर देंगे। तो आप वो मुद्दे उठाइए जो आपको, जिस पे जवाब देनी है। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, आप अच्छे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये काम किया। ये अब इस तरह का डिस्कोर्स भारत में नहीं चलेगा, और दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा जहां प्रबुद्ध जनता है। तो सारी जानकारी है। मैं आनंद जी की बात का जवाब देता हूं। आप मेरी बात, आम आदमी पार्टी के मुद्दे पे आप आनंद जी से बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बताएं। पूरी डिस्कोर्स इस पे आधारित है कि आपने क्या किया और नहीं किया। ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने भारत का डिस्कोर्स को चेंज कर दिया। एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उन्होंने दिल्ली के पहले चुनाव में भी जो इनके पास पैसा था उसका हिसाब किताब अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है ट्रांसपेरेंसी के साथ, और तभी ये जानते हैं कहां से आया। लेकिन आपकी पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ आपने तो नहीं बताया, कहां से आया कहां से नहीं आया ना। आपको ट्रांसपेरेंट, आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, आप सुशासन दिवस मनाते हैं, लेकिन अपने ही सरकार अपने ही जो फंक्शनिंग है
उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया आपके चुनाव में, कहां से पैसा है आपको बताइए। किसने कहा? क्या सीएजी की रिपोर्ट कहती है 10,000 करोड़ कर दिया? एक आम आदमी ने कहा, आप उसको चला रहे हैं। आप मुझे बताइए आपके पास क्या तथ्य है कि 10,000 करोड़ खर्चा? जो भी आपने पैसा लिया कोई बात नहीं ना कि आप कोई एक फिगर कहते हैं। आपने 10,000 खर्चा मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं, आपने आपके टीवी चैनल पर हम लोगों ने बहुत बहस करी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने 20 लोगों की एक सूची दे दी कि ये भ्रष्टाचार लोग हैं। उन्होंने एक सूची दे दी। मैं कई लोगों से माफी मांगी। मैं बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे में नहीं बात कर रहा हूं। आप देखिए किसी भी जनता को अगर कोई बरगलाते हैं, क्योंकि अपनी तो बात में चर्चा नहीं है ही होगी। नहीं। अभी इन्होंने एक ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने घोषणा करी कि साहब हम यहाँ पर इतने लाख बच्चों को जो 12वीं पास करके आएंगे सबके सबको कॉलेज में एडमिशन देंगे। क्या प्लान है आपके पास? क्या आपके पास साधन है? क्या आप हवा में ऐसे डंडा घुमा के कर देंगे? केवल बरगला देना, कोई चीज को बोल देना, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है, दिल्ली सरकार में कितनी जान है उसके लिए, कितने हमारे पास साधन है, उनको करना एक अलग चीज होती है। केवल ये कह देना कि साहब मैं बिजली सस्ती कर दूंगा। क्या प्लान है आपके पास बिजली सस्ती करने का? क्या आपके पास जो बिजली बन रही है उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है और जो सेल करने जा रहे हैं, दोनों बीच में कोई तालमेल है? नहीं है साहब। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्यों नहीं कर दी उस समय? मैं आपसे, हम नेगेटिव की बात नहीं करते, हम केवल उन बातों की बात कर रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे हैं क्या उनको कर पाएंगे? क्या मैं उसको कंडेम ना करूं तो कैसे काम चलेगा? जी आप कॉलेज की बात पे सवाल जवाब देता हूं। संक्षेप में मुकेश। बिल्कुल संक्षेप में डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि क्या सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार और बीजेपी नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी ये बताएगी कि एडमिशन ऐसे मिलेगा। बीजेपी क्या बात कर रही है? आप दे नहीं सकते। अब हमारा ब्लूप्रिंट देखिए, हमने कहा कि जो ग्राम पंचायत में जो जमीन है वो उसका मल्टीपल यूज होगा और उनको कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं, जो वेकेंट हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे ग्राम सभा जो भी व्यक्ति के नाम पे है उसको कॉलेज को चलाए पर्टिकुलर पर्पस के लिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके बड़े बड़े प्रीमिसेस हैं। ये ब्लूप्रिंट है, बहुत सारे लोगों ने, अब इन्होंने इसको पढ़ा नहीं तो इनको तो आपने क्वेश्चन पूछा फंडिंग कहां से आया, तो ये कहेंगे आम आदमी पार्टी को फंडिंग कहां से आया। आप अपनी फंडिंग का जवाब दीजिए, आप अपने ब्लूप्रिंट का जवाब दीजिए। नहीं, मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दोनों की लड़ाई में कांग्रेस भी है, अभी तक तो कांग्रेस है दिल्ली की लड़ाई में। ये भी हमारे ठीक है, कमजोर है, लेकिन बात तो कमजोरों की समझ जानी चाहिए। नहीं, कमजोर नहीं है, थोड़े आपसे जो इनके विषय थे, जो पिछले बार इन्होंने चुनाव में अपने मुद्दे रखे थे, मैं थोड़ा उस पर बात कहूँगा। और जो इन्होंने मुद्दे अभी रखे हैं जिस पे ये सरकार आई है केंद्र में, तो थोड़ा वो भी जी जल्दी से कहिए, आनी चाहिए। आप सीधे बात कहिए। हाँ, सीधे बात ये है कि इन्होंने 3-4 मुद्दों पे तो ये केंद्र में सरकार आई थी, तो उन पर इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, कुछ भी डिलीवर नहीं किया है अभी तक, कुछ भी नहीं किया। जो इनको 100 दिन में महंगाई कम करनी थी वो भी नहीं किया, और 100 दिन में 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने थे वो भी नहीं आए। रामदेव भी चले गए, वो भी पता नहीं कौन सा व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका भी पता नहीं है। तो इसलिए वो एक तो इन्हें अपने विषयों पर सोचना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो हमारे आम आदमी पार्टी वाले हैं, इन्होंने सबसे बड़ा वादा तो ये किया था कि 5 लाख टॉयलेट दिल्ली को देंगे, कॉलेजेस देंगे, स्कूल देंगे। लेकिन मुझे बताइए, एक ही प्रश्न पे आप आ जाइए, खाली बताइए कि क्या 5 लाख टॉयलेट जो है वो फिजिबल है, क्या पॉसिबल है? अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये भी कहा था कि 48 घंटे में हम 100 रैन बसेरे बनाएंगे, वो भी शायद नहीं बने, वो भी नहीं बन पाए थे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जो उन्होंने 2.5 महीने के करीब लोगों को बिजली का थोड़ा आधा उनको मिला, तो वो जिस निधि से उन्होंने पैसा दिया वो तो ठप हो गई थी। उसके बाद में कोई विकास के कार्य सारे बंद हो गए थे। तो अभी पहले 3-4 बातें जो है, पहले उनको भी जरा आम आदमी पार्टी क्लियर कर देगा। अब पैसा कहाँ से देगी, अब पैसा कहाँ से आएगा? तो वो तो जब तो छलांग लगा के वो केंद्र के चक्कर में चले गए कि उन्हें केंद्र में जगह मिल रही है। तो अभी थोड़ा क्लियर कर दें। आप जो कह रहे हैं कि हम आप पे प्रश्न उठा रहे हैं, विकास के प्रति अगर कोई समर्पित है तो कांग्रेस पार्टी है, उसने जो विकास किए हैं उनको आप रोक लीजिए, उन्हीं को आगे बढ़ा लीजिए। चलिए, ठीक। मनोज, जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने बड़ा एतराज़ किया आशीष खेतान की बात पर, मुकेश आनंद ने चंद्रशेखर की बात पर एतराज़ किया। सवाल तो है, देखिए कांग्रेस की 15 साल के शासन में ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ। दिल्ली एक दुनिया के तमाम बड़े शहरों के अंदर शामिल हुई है, विकास दिखता है दिल्ली में। एक ज़माने में जो CNG दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुई है, फ्लाईओवर का शहर बन गया है, हर तीसरे पते का नाम में फ्लाईओवर के पास लिखा होता है, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती हैं। स्कूलों में एडमिशन एक बड़ा मसला है, बहुत चीज़ें हैं। तो ये जो बात मुकेश आनंद ने कही कि साहब बीजेपी रिएक्ट कर रही है, वो ब्लूप्रिंट नहीं पेश कर पा रही है, क्या बीजेपी बैकफुट पे है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे केंद्र में जब सरकार है तो उनको भी इस बात का एहसास है कि जब आप विपक्ष में होते हैं
तब आपकी भाषा दूसरी होती है, और जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको असल में पता लगता है कि शासन की कठिनाइयां क्या होती हैं। बड़े बड़े विपक्ष में रह के वादे कर लेना बात दूसरी होती है, और सत्ता में आने पे उसे पूरे करना, जो सत्ता की एक अपनी सरकार की शासन की प्रणाली होती है उसमें से उनको पूरा करना दूसरी बात होती है। मसलन मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं, पिछली बार जो लोकपाल इसका मामला था, लोकपाल का, दिल्ली का, सरकार जिसपे केजरीवाल जी ने छोड़ी, जिस पे उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी विषय ये था मैं ये सोचूं अपनी मर्जी से मैं ऐसा कर दूंगा, तो मैं ये स्वतंत्र हूं सोचने के लिए कि मैं दिल्ली को ऐसा बना दूंगा। लेकिन जब मैं शासन में आता हूं तो क्या जो नियम, संविधान, कानून कहता है उस दायरे में रह के मैं काम कर पाऊंगा? लेकिन एक चीज और भी पानी की बात है, एक मिनट, मुफ्त पानी दे देंगे हम, अरे मुफ्त पानी कहां से दे देंगे? हरियाणा से रिश्ते देखने पड़ेंगे, केंद्र की भूमिका होगी, ये तमाम ऐसे विषय हैं। लेकिन पहली बार मैं दिल्ली का चुनाव देख रहा हूं जो लुभावने और लोगों को मतलब एक तरह से लुभाने के लिए लड़ा जा रहा है कि वाईफाई फ्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इस बार दिल्ली की जनता को ये देखना पड़ेगा कौन प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, कौन व्यवहारिक बातें कर रहा है। एक चीज और मनोज, के आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाई 49 दिन, लेकिन उस सरकार में जो फंक्शनिंग थी उसके तौर तरीके लोकतांत्रिक नहीं थे। ये सबने महसूस किया। जैसे एक तरीका होता है भाई, कोई बिल अगर आ रहा है, संसद के अंदर आ रहा है या किसी विधानसभा में आ रहा है, तो उसकी कॉपी 24 घंटे पहले कम से कम सदस्यों को दी जाए। भाई आप चोरी छिपे क्या पास कराएंगे ला करके? तो ये चीज तो उठी है। लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाई तो इन्होंने सर्वे किया, हर एक से पूछा कि हम सरकार बनाए कि ना बनाए। वो एक अलग बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने वो मुद्दे गिनाए हैं जो जनता के फायदे के लिए हैं। अनुभव की कमी से कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाए परफेक्टली। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि लोकपाल खराब है, किसी ने नहीं कहा। आप ये नहीं कह सकते कि कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि फ्री पानी नहीं मिलना चाहिए ना। अब उन चीज़ों के जो लक्ष्य हैं, अब इनका क्या कहना है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप मत कीजिए। चलिए ठीक। अब सवाल ये है कि हम सब मिलके, अनुभव आपके पास है, कर सकते हैं इसे। मैं एक बात कहूँगा, देखिए मैं आपसे आपके सवाल का जवाब तो जब देते रहेंगे। अभी इन्होंने कहा कि अनुभव की कमी थी, क्या एक साल के अंदर वो अनुभव? चलिए उसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, उस पर हमें जवाब नहीं चाहिए। आप, मैं रिएक्शन की बात नहीं कहता। नहीं, आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए ना। आम आदमी पार्टी सोच लिया है ही नहीं जी। मैंने सवाल तो पूछूं आपसे, आप पूछिए। वैसे सवाल ये कि उनके पास तो चलिए अनुभव नहीं था, आपके पास अनुभव है। पार्टी सत्ता में रही है, कई राज्यों में रही है सत्ता में। गुजरात में लगातार 13 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी। क्या गुजरात, जो जेपी अग्रवाल ने सवाल उठाए थे कि क्या गुजरात वाकई समस्याओं से मुक्त हो गया है पूरी तरह? मैं जवाब दूं जी। गुजरात समस्याओं से मुक्त की जो बात करते हैं, कहीं भी समस्या 100% मुक्त नहीं होती। लेकिन अगर हम राष्ट्र की पूरी बात कर रहे हैं और गुजरात को उस जगह रखें तो निश्चित रूप से गुजरात उन सबसे ऊपर है। आंकड़ों में कहीं ऊपर नहीं मैं है। आपसे फिर बात कह रहा हूं, आप समझिए। जो आंकड़े आते हैं, देखते हैं नहीं देखते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप गुजरात जाके देखिए, कभी बिताइए तो सही गुजरात में आप समय। मैं आपसे फिर कह रहा हूं गुजरात ऊपर है। तो डर लगता है। मेरी बात नहीं, आप डरे, आप अलग बात है, बेकार गलत डर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में शीला दीक्षित का आप कहते हैं कि बड़ा विकास किया उन्होंने, सीएनजी का, और ये बहुत सारी बातें कही। हम भी सहमत हैं इस बात से जो आप बात कह रहे हो। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको कहा दिल्ली माफ करने वाली है? 70,000 जांच चल रही है ना। जांच क्या चल रही है? यही केजरीवाल साहब इतना बड़ा पोता लेकर के जगह जगह घूमते थे कि ये देखिए जांच कौन कर रहा है? सुनिए मेरी बात को। एक मिनट मैं आपकी बात सुन रहा हूं। पूरी बात कह लो। चलिए पूरी बात कहिए। इतना बड़ा पोता लेकर के शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते रहे। जिस दिन सरकार आई उस दिन के बाद उनके सारे बयान ये थे कि आप मुझे सबूत ला दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब तो केजरीवाल नहीं है, राष्ट्रपति शासन लग रहा है। आपकी सरकार क्यों नहीं अंदर करती शीला दीक्षित को? किसकी सरकार? कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम की जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रही है ना। सरकार के अंदर है। सीबीआई किसके अंडर में आती है? फिर आप मेरी बात, आप मुझे बता, जिस सीबीआई इसका मतलब भ्रष्टाचार से मार्केट सीबीआई से काम सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो देश की जनता को गुमराह तो करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए। दुष्यंत, सीबीआई केंद्र के अंदर में आती है। केंद्र सीबीआई जांच कर रही है घोटालों की, और सीबीआई ने सुरेश करमाड़ी जेल में भी रहकर आए, काफी दिन जेल में रह करके आए इसी कॉमनवेल्थ वाले मामले में। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं। तो क्या कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच प्रायोरिटी पर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी
क्यों प्रायोरिटी पर नहीं है सीबीआई में? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अभी अरविंद केजरीवाल को कोसना आप एक चीज पूछी कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल जिसके नाम पर आए, नहीं वो छोड़, केजरीवाल चले गए, केजरीवाल मैं केजरीवाल बात कर रहा हूँ, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की जांच में इस देश में जांच के दौरान सीबीआई खुद कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। शीला दीक्षित के खिलाफ अलग से कंप्लेंट दर्ज करने की जरूरत नहीं है। मनोज, क्या इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं है? नहीं, ईमानदारी की बात तो यही है कि सरकार आई थी तो बीजेपी को राष्ट्रमंडल खेलों के मामले में अपनी जांच जो थी वो तेज करवानी चाहिए थी। लेकिन यूसुफ भाई, होता क्या, राजनीति आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हम लोग भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं, राजनीति एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जैसे प्राथमिकता थी सीबीआई की प्राथमिकता अमित शाह को क्लीन चिट दिलाना, विपक्ष में पार्टी थी इसलिए शोर मचाती थी, शीला जीत भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चुनाव हो गए तो मुद्दा पीछे छूट गया। केजरीवाल जी ने कहा मैं जेल में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, लेकिन सत्ता में आए तो बोले मांगे। इस तरह की चीजें होती हैं। ये राजनीति का असल चेहरा होता है कि नेता जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कहते हैं और शासन में जब आते हैं तो कुछ और करते हैं। करने का फर्क देखिए, ये जो चीजें उभर के आई हैं, ये नया भारत है। आप अभी के डिस्कोर्स को पीछे की चीजों को बंदी नहीं बना सकते जी। आप जो मूड देखेंगे, बाकी संक्षेप में बस चंद्रशेखर जी से बात कर दूं, अमित शाह को क्लीन चिट दिलाने की ज्यादा जल्दी थी, करप्शन में शीला दीक्षित को जेल भेजने की जल्दी नहीं थी। देखिए, ये आप गलत सवाल कर रहे हैं। अमित शाह को क्लीन चिट दिलाने के लिए ना तो सीबीआई ने दी, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम जो सीबीआई 5 साल पहले कुछ कहती थी उनके बारे में, आप सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं तो आपको सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए। ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं सीबीआई के बारे में इस बार के बात मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ कि अमित शाह को क्लीन चिट देने में भारत सरकार की तरफ से कोई दबाव रहा है। मैं तो नहीं मानता। चलिए ठीक, आपकी बात मानी हमने। ममता बनर्जी नहीं मानती है। चलिए, बहरहाल इस चर्चा को यही खत्म करने का वक्त हो चला है। दिल्ली में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और सभी पार्टियां जो दावेदार हैं सत्ता की, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सभी मुस्तैद हैं, चुस्त दुरुस्त हैं और सत्ता हासिल करने के दावे कर रही हैं। बहरहाल फैसला दिल्ली की जनता को करना है और दिल्ली की जनता अपने विवेक से फैसला लेगी, इसकी सबको उम्मीद है। बहरहाल न्यूज़ लाइन में आज इतना ही। अब सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।